माँ की तस्वीर के सम्मुख दुल्हन का लिबास धारण किए नंदिनी बेहद उदास खड़ी थी, जबकि आज तो उसकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण दिन था। आज वह विवेक के संग परिणय सूत्र में बंधने जा रही है, इसलिए आज उसे माँ की बहुत याद आ रही है। कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, लेकिन माँ के चले जाने का दुख नंदिनी किसी के साथ नहीं बांटना चाहती थी, पापा के साथ भी नहीं, क्योंकि वह पहले से ही दुखी थी। इसलिए अपनी शादी की सारी तैयारियां उसने खुद ही कुछ सहेलियों के संग जाकर कर ली थी। पापा के जिम्मे तो वैसे ही ढेरों काम थे, इसलिए नंदिनी ने पापा से पहले ही बोल दिया था कि वे उसकी शॉपिंग को लेकर बेफिक्र हो जाएं। पापा ने उसे मनचाहा खर्च करने की आज़ादी दे दी थी। आखिर उन्हें किसके लिए बचाकर रखना था। फर्नीचर भी वह अपनी पसंद का ऑर्डर कर आई थी। यह तय हुआ था कि सारा सामान उसके हनीमून से लौटने के बाद सीधे विवेक के पुणे स्थित फ्लैट में पहुंचा दिया जाएगा। बाबुल के घर से विदा होकर आई नंदिनी ने ढेरों अरमानों सहित ससुराल की दहलीज पर कदम रखा और पहले ही दिन सबकी चहेती बन गई। सब रिश्तेदारों की आंखें उसका ट्रूजो देखकर चकाचौंध हो गई थी। बहुत ही उम्दा पसंद है बहू की, एकदम राजकुमारियों जैसी शाही अंदाज लिए, जितने मुंह उतनी बातें। नंदिनी सुनती और खुशी से फूल उठती। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन अपनी सास की आंख में उसे वह तृप्ति नजर नहीं आई। तो क्या उन्हें इससे भी बेहतर की उम्मीद थी। अच्छी पसंद है बेटी तुम्हारी, लाओ मैं सब सहेज कर रखवा दूं। इतना महंगा सामान है, कुछ खराब ना हो जाए। उनके ठंडे स्वर ने नंदिनी के अरमानों को भी ठंडा कर दिया था। सब कुछ समेट कर रखते हुए वह बेहद थक गई थी। तन की थकान से ज़्यादा मन की थकान चेहरे पर झलकने लगी थी। माँ जी का व्यवहार उसे तटस्थ सा लगा। न वे बहुत ज़्यादा उत्साहित और उत्तेजित होती थी और न बहुत ज़्यादा क्रोधित और निराश। वैसे वे बोलती भी काफ़ी कम थीं, लेकिन उनके हाथों की चुस्ती फुर्ती देखकर नंदिनी दंग थी। बहू का चौका पूजन रस्म निभाने का वक्त आया तो देवर विनय ने हल्ला मचा दिया। इतने दिनों से शादी में मीठा खाते खाते तंग आ गया हूँ, इसलिए नो हलवा नो खीर। भाभी आपको कुछ कॉन्टिनेंटल वगैरह आता है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई तो वह खुशी से झूम उठा। हुर्रे, फिर तो आज चाइनीज़ हो जाए। फिर नंदिनी ने मंचूरियन और हक्का नूडल्स बना दिया। सभी ने बहुत चाव से खाया। विनय तो बेहद खुश था। माँ, आज से रसोई की जिम्मेदारी भाभी की। यह रोटी सब्जी सब बनाना बंद। रोज रोज यह सब नहीं खाया जा सकता बेटा। कभी कभी स्वाद बनाने के लिए नंदिनी से बनवा लेना। तो फिर भाभी, जब तक आप यहाँ हैं मेरे लिए खाना आप ही बनाएंगी। आप पुणे चली जाएंगी तब तो यह दाल भिंडी ही निगलनी है। विनय ने जिस मासूमियत से मुंह बनाया, सबकी हंसी छूट गई। शादी के बाद तीसरे ही दिन विवेक और नंदिनी अपने हनीमून के लिए निकल गए। हनीमून के दौरान नंदिनी को न केवल विवेक को जानने समझने का मौका मिला, वरन उसके आग्रह पर विवेक ने उसे अपने घर परिवार के बारे में भी खुलकर बताया। बाबूजी घर परिवार से तटस्थ, अपने बिजनेस में ध्यान लगाने वाले इंसान थे। विनय बेहद जिंदादिल, हंसमुख और मेधावी छात्र था। घर की एकमात्र महिला सदस्य होने के कारण माँ जी पर घर गृहस्थी का पूरा भार था। विवेक ने बताया कि जब वे दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन माँ ने उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। और हाँ, फिजूल खर्ची उन्हें नापसंद है, पर वे दिल की बहुत अच्छी हैं। माँ के बारे में नंदिनी को बताते हुए विवेक न चाहते हुए भी भावुक हो उठा था और नंदिनी समझ गई थी कि माँ बेटों के दिल के तार बहुत ही मजबूती से जुड़े हैं। काश ऐसे ही माँ जी के दिल के तार उससे भी जुड़ जाएं। पर माँ जी ने न तो दिल से उसके ट्रूजो की तारीफ की, न ही उसके बनाए चाइनीज़ की। नंदिनी के मनोभावों से अनजान विवेक अपनी ही ख्यालों में गुम था। नंदी, तुम्हें तो पता है ना कि हनीमून के बाद हम एक बार घर लौटेंगे, फिर पुणे चले जाएंगे अपनी नई गृहस्थी बसाने। नंदिनी, तुम बुरा न मानो तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हम कुछ दिनों के लिए माँ को संग ले लें, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और माँ तो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं है। अकेला था तब माँ ने से पुणे आने का बहुत आग्रह किया था। माँ हंसकर टाल जाती थी, कहती थी मैं आकर क्या दीवारों से बातें करूँगी, तू तो ऑफिस चला जाएगा। हाँ, मेरी बहू ले आएगा न
तब मैं अवश्य आऊँगी। तू तो ऑफिस चला जाएगा। हाँ, मेरी बहू ले आएगा ना, तब मैं अवश्य आऊँगी। पर तब तू क्यों बुलाने लगा? अरे वाह, ऐसे कैसे सोच लिया माँ जी ने। हम उन्हें अपने संग लेकर ही चलेंगे और वे जितने दिन रहना चाहें रहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो खुद ये सोचकर घबरा रही थी कि पूना में तुम्हारे ऑफिस चले जाने के बाद मैं क्या करूँगी। अपनों का साथ मुझे लुभाता है। घर लौटकर विवेक ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। एक बार तो माँ ने आनाकानी की, नहीं नहीं, यह कौन संभालेगा? तुम तो जानते ही हो सब मुझ पर कितने आश्रित हैं। फिर तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और आप कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। क्या माँ, आप भी क्या क्या सोच लेती हैं? और किसने कहा कि मैं और बाबूजी आप पर आश्रित हैं? ले जाओ भैया, आप माँ को साथ ले जाओ और बेचारी भाभी के बारे में तो सोचिए। चलो, पर मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हर शर्त हमें मंजूर है। विवेक खुश था। माँ चलने को राजी हो तो हुई, लौटने की बात फिर देख लेंगे। जिस दिन तीनों पूना पहुँचे उसी शाम नंदिनी के सामान का ट्रक भी आ गया। सामान के पहाड़ के बीच बिस्तर बिछाकर तीनों ने रात गुजारी। अगली सुबह से ही विवेक ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। माँ और नंदिनी पूरे दिन जुटी रहीं। तब कहीं जाकर शाम तक घर कुछ दिखने जैसा हालत में आया। शाम को विवेक घर लौटा तो घर की काया पलट चुकी थी। वाह माँ, आप दोनों ने तो इस हॉस्टल को घर बना दिया। उस दिन तीनों देर रात तक बातें करते रहे। नंदिनी ने महसूस किया कि माँ जी वाकई दिल की बहुत अच्छी हैं, पर कहीं कुछ कमी है जो उसे माँ जी के साथ अपने संबंधों में खटक रही थी। सप्ताह भर होते होते गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी, लेकिन यहाँ भी ड्राइवर की भूमिका माँ जी ने ही संभाल रखी थी। नंदिनी उनका हाथ बटा देती थी। शाम से ही तेज बारिश के कारण माँ जी को हल्का बुखार चढ़ आया। विक और नंदिनी ने उन्हें दवा और दूध पिलाकर सुला दिया। सवेरे दोनों की ही आंखें देर से खुली। विवेक को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या नाश्ता बनाए। रोज तो माँ जी बना देती थी। उसने फ्रिज से बुची हुई सब्जियां निकालकर आटा गूंदकर पराठे सेक डाले। विवेक को रवाना कर लौटी तो देखा माँ जी उठ चुकी थी। ये पराठे तुमने बनाए हैं? बड़ी सौंधी महक आ रही है। नन्नी कुछ बोलती इससे पहले माँ जी ने एक पराठा प्लेट में लेकर खाना भी आरंभ कर दिया। वे खाती जा रही थी और तारीफ के पुल बांधती जा रही थी। वाह वाह, क्या पराठे बनाए! नंदिनी हैरानी से माँ जी को देखती रह गई। माँ जी शायद उसकी दुविधा भाप गई थी। बुरा मत मानना बेटी, मेरी सोच थोड़ी पुरानी है। नियोजित तरीके से सारी सामग्री जुटाकर इत्मीनान से कोई व्यंजन तैयार करने से बड़ी उपलब्धि मैं उपलब्ध सामग्री से मिनटों में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार करना मानती हूँ। अच्छी गृहिणी की असली पहचान तो यही है। अच्छा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो आज हम बचा हुआ सारा काम भी निपटा कर डालते हैं। यह एक बैग कैसे रह गया है जिसका सामान हमने अभी तक खोलकर नहीं जमाया? वो ऐसी ही है माँ जी, मैं तो छोड़ आई थी, दादी ने भेज दिया। नंदिनी झेपने लगी थी। दादी जी ने भेजा है तो जरूर महत्वपूर्ण होगा, लाओ देखते हैं। नंदिनी के रोकते रोकते माँ जी ने बैग खोलकर सामान फैला डाला। कढ़ाई की हुई चद्दर, गिलाफ, टेबल कवर, कुशन, पेंटिंग, पुराने प्रमाण पत्र, मेडल, ट्रॉफी, ये सब मैंने स्टूडेंट लाइफ में बनाए थे, कुछ हॉबी क्लासेस में बनाए थे। इसमें लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। नंदिनी हड़बड़ाती हुई सब सामान समेटने लगी, लेकिन माँ जी एक एक चीज़ को भाव विभोर होकर गौर से देखने लगी। तुमने ये सब सीख रखा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये सब प्रमाण पत्र, मेडल आदि तुमने जीते हैं, तो इन्हें छुपाकर क्यों रखा है? बेटी, तुम्हारा असली ट्रूजो तो यही है। मैं नहीं जानती आधुनिक पीढ़ी के लिए ट्रूजो के क्या मायने हैं, लेकिन मेरे शब्दकोश में नववधु का असली खजाना यही है। बेटी, आज तो तूने दिल खुश कर दिया, पहले अपनी पाक कला की चतुराई से और अब ये ट्रूजो दिखाकर। मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी की खुशी से आत्मविमोह हो रही थी, पर माँ जी इतने एंटीक और बहुमूल्य शोपीस के सम्मुख मैं ये सब कहाँ सजाऊंगी? ये अनाड़ी हाथों से कड़े आउटडेटेड बेड कवर, चादरें सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। नन्नी रुआसी हो उठी। उदास मत हो बेटी, तुम नहीं लगाना चाहती तो ये सब मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मैं सजाऊंगी, सहेज कर रखूंगी। पर माँ जी,
तुम्हारा ये ट्रूजो बहुमूल्य धरोहर के रूप में मेरे पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। नंदिनी को सामने खड़ी माजी नजर आना बंद हो गई थी, क्योंकि चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीग चुका था। आंखें मसलकर सामने दृष्टि गड़ाकर उसने फिर देखने का प्रयास किया। माजी अब भी नजर नहीं आ रही थी। हाँ, माँ, अब उसकी अपनी माँ जरूर मुस्कुराती खड़ी नजर आ रही थी।